अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों को ना कंटिन्यूसली ज़ुकाम का मसला और ये चेस्ट की प्रॉब्लम रहती है, और हमने देखा है कि वो अक्सर फ़ैन भी स्लो करते हैं। तो जो भी कहते हैं एसी 4 या 5 साल से लगा हुआ है ना, तो उसके डक्ट सिस्टम में लीजियनेला पैदा हो रहा है, और ये छाती और सांस की और नाक और साइनसिस की बीमारियां भी करता है। नॉर्मल मतलब कि नाक का रास्ता और साइनसिस का रास्ता अगर नहीं खुला हुआ तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आए। जैसे दमा के लोग होते हैं, उनको छाती का मसला होता है, तो दे वांट के वो किसी ठंडी जगह पे ना जाए। किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ होता है, ठंड के करीब होता है, तो जो हमारे लंग्स हैं और जो हमारी सांस की नालियाँ हैं ये कंजेस्ट कर जाती हैं। पुराने टाइम में जो चेस्ट डिजीज़ का इलाज किया जाता था उसमें उनको सन एक्सपोजर दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली रहमान खालिद और आज मेरे साथ डॉक्टर अली रज़ा साहब मौजूद हैं। आप ENT स्पेशलिस्ट हैं और आज हम स्पेसिफिक जिस टॉपिक पे इनसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों का इशू है कि अवेलेबिलिटी की वजह से हम AC का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम सोते हैं उस वक्त भी AC चल रहा होता है और वो सुबह तक AC चलता रहता है और बाकी सारा दिन भी अक्सर घरों में AC चलता रहता है और 16 पे 17 पे 18 पे चलता रहता है। इसके क्या नुकसान हैं इंसानी जिस्म के लिए? और चूँकि ये ENT स्पेशलिस्ट हैं तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये ज़ुकाम और गले ख़राब का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या इसमें AC का कोई रोल है, ये भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली रज़ा साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, मैं पहला सवाल डायरेक्ट आपसे यही करूँगा कि AC के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी सेहत पे क्या नुकसानात होते हैं? अच्छा जी, AC का जो बेजा इस्तेमाल है, एक ये अननेचुरल चीज़ है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को हमें क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऐसी मोडेलिटी जो कि नेचुरल नहीं है उसका आपके जिस्म के ऊपर इफेक्ट है। वो आपके खुराक में, वो आपके एनवायरनमेंट में, वो कुछ भी है। तो वो जैसे हमारा सोशल मीडिया, जैसे हमारा फ़ोन है, एक अननेचुरल चीज़ है, ख़ास हद तक हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इससे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो AC जो है बेसिकली एयर कंडीशनर जिसे हम यूज़ करते हैं ठंडी जो है हवा के लिए रूम्स में, तो एक बहुत बड़ा इसके साथ जो प्रॉब्लम आता है, जनरली अगर मैं बात करूँ तो जो जैसे हम रात के टाइम इसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी स्लीप को जो है डिस्टर्ब रखता है और हमारा जो पट्ठों का जो निज़ाम है, मस्कुलर जो सिस्टम, उसे रिलैक्स नहीं होने देता उस तरह। ठीक है ना। इसको एक तो चलाने का तरीका ये होना चाहिए कि इसे आप बहुत ज़्यादा ठंडक ना पैदा करें, इससे हल्का लाइक 28 के अराउंड इसे रखें, 28-26 के अराउंड रखें, और इसको कोशिश करें कि इसे बंद कर दें। सिर्फ टेम्परेचर आप कमरे का नॉर्मलाइज करें और फिर इसको बंद कर दें। जो इसका बेजा इस्तेमाल है वो बहुत नुकसानदेह है। कैसे नुकसानदेह है? वो एक तो आपको स्लो करता है। लाइक जैसे एक रूम है, आपने उसमें AC की रखी हुई है 17 पे और आप उसे 17 पे मेंटेन भी कर रहे हैं। एक ये है कि रूम बड़ा है, आप मजबूरी में उसे 17 पे चला रहे हैं और वो एनवायरनमेंट 28 का ही है, तो ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन एक रूम है और वो 17 पे आप उसे मेंटेन कर रहे हैं सिर्फ एक ठंडक का एहसास लेने के लिए, तो ये आपको स्लो कर रहा है, लागर कर रहा है। मसल्स सर स्टिफ हो जाते हैं काफ़ी, ये हमने देखा है। और अगर ज़्यादा चलता रहे तो मतलब ऑफिस में भी वैसे भी तो मसल्स में थोड़ी पेन होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ये आपका मेटाबॉलिज्म डाउन करता है ना। आपका जो लो टेम्परेचर पे आपका सर्दियों में जैसे आप होते हैं, अब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, आपकी बॉडी का अंदरूनी जो दर्जा हरारत है वो 38 है, 38 डिग्री जो है सेल्सियस है, ठीक है ना, 38.6 टू बी प्रिसाइज। तो इस अगर हम हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट जो विद इन 5 डिग्री रहता है तो हम बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। 38 से नीचे 5, 33 तक या ऊपर 5, तो इसमें हमारी जो है मैक्सिमम वर्किंग होती है। जब इससे ज़्यादा डिफरेंस आता है तो फिर बेचैनी शुरू हो जाती है। अब लाइक आपने अगर रूम 20 पे किया हुआ है, बॉडी आपकी 38 पे, तो 18 डिग्री का डिफरेंस आ गया, तो आप स्लो होंगे, आपको नींद आएगी, आपका दिल करेगा मैं सो जाऊँ, आप जंक खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, सारी चीज़ें आपके अंदर जमा हो रही हैं। आप जितना अपने नेचर के करीब रहेंगे आपकी बॉडी उतना ज़्यादा मोबिलिटी में रहेगी। आप देखें, अगर आपके कमरे में आपने AC लगाया और आपके बाहर वाले लिविंग में AC नहीं है तो आप समटाइम वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं, कमर, गर्दन, नेक में दर्द नहीं हो रही होती है, बेचैनी नहीं हो रही होती है, तो आप समटाइम बाहर आ जाते हैं। सर, इसका फिर तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? एक तो आपने ये बताया कि आप उसको 26 या 28 पे रखें और सेकंड उसको ज़्यादा देर ना चलाएं। इसके अल्टरनेट पे कोई और भी ऑप्शन है, कोई कूलर या कोई ऐसी चीज़ जिससे जिनको इफ़ेक्ट ज़्यादा है? ख़तरनाक इसका क्या इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? अच्छा, पहले चीज़ अल्टरनेट पे डिस्कस करते हैं, दूसरा मैं फिर ख़तरनाक पे बात करता हूँ। अल्टरनेट जो है, अगर हम देखें तो अब हमारी कंस्ट्रक्शन का स्टाइल ही चेंज हो गया। सही। हमारे जो छतें हैं वो तकरीबन 11 से 12 फुट के ऊपर हैं, कुछ जगहों पे तो 9 फुट पे हैं। अगर मैं बात करूं, जब मैं पढ़ता था अपने स्कूल में, तो वहाँ के अभी भी मैं जाके देखता हूँ, इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ बैकवर्ड एरिया, तो डबल इस साइड से 20-20 फुट पे छतें थी। और पुरानी कंस्ट्रक्शन में अगर आप जाते हैं, लोगों के पुराने अगर कहीं पे हवेलियाँ घर हैं तो ऊंचे थे। क्यों?
गर्म हवा ऊपर उठती है, फिजिक्स भी यही हमें बताती है। तो वो हवा ऊपर उठ जाती थी, रोशनदान बेइंतहा होते थे, तो जून जुलाई में भी उन्हें बेचैनी नहीं होती, दरख्त ज़्यादा थे। सही। अल्टरनेट तो बहुत है, हमने ख़त्म कर दिए। बिल्कुल। ठीक है ना, हम बाई लॉज ऐसे लिए हैं कि घर जो है वो 2 स्टोरी से ऊपर जा नहीं सकते और 1 स्टोरी हमने इतने पे बनानी है, हमारे बनाए हुए लॉ है ना ये। तो आइडियली तो इसे गवर्नमेंट लेवल पे हमें आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। शजरकारी बहुत ज़रूरी है। फिर आप बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं एसी को छोड़ के कूलर की, तो कह सकते हैं, लेकिन वो भी एक ख़ास उसकी अपनी लिमिटेशन है, आप उसे नहीं चला सकते। एसी अगर मजबूरी ही है तो फिर उसे कम चलाया जाए, ठीक है ना, सुबह या शाम के औकात में ना चलाया जाए। घरों का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो हवादार हो, और अगर छत वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर छत आपके पास अपनी है और कोई इशू नहीं है, उसमें कोई आप पर्दे का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो खुली हवा में सोना चाहिए। इवन के अगर आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मच्छर से एक्सपोज हो जाएं। नेट्स है, कुछ और है, तो जो ताज़ा हवा में रात की नींद है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ठीक है ना। एक और चीज़ है जो एसी के साथ है, एक माइक्रोब है जिसे हम कहते हैं लीजियनेला। ये इनकी डक्ट्स में पैदा होता है और ये छाती और सांस की और नाक और साइनसेस की बीमारियां भी करता है। जो लीजियनेला है, LEGIONELL, लीजियनेला, ये एक ऐसा माइक्रोब है कि जो इसकी डक्ट्स में पैदा हो जाता है। ये जुकाम पर्टिकुलरली नहीं, ये छाती की ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है। तो वैसे इनके डक्ट सिस्टम साफ होने चाहिए, लेकिन आप उन्हें इस तरह तो नहीं क्लीन कर सकते कि वो, तो जो भी कहते हैं एसी 4 या 5 साल से लगा हुआ है ना, तो उसके डक्ट सिस्टम में लीजियनेला पैदा हो रहा है, जो कि छाती की बीमारियों का, चाहे उसकी सर्विस भी हुई हो। हाँ जी, फिर भी आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों को ना कंटिन्यूसली ज़ुकाम का मसला और ये चेस्ट की प्रॉब्लम रहती है, और हमने देखा है कि वो अक्सर फ़ैन भी स्लो करते रहते हैं, तो क्या फ़ैन का भी इसमें रोल होता है, और एसी का कितना रोल है इसमें? अच्छा, आप ये जो बात कर रहे हैं, एक तो नाक की बात है इसमें, साइंसेस की, साइंसेस जहाँ पे भी आपके एनवायरनमेंट में कोई भी पोल्यूटेंट होगा वहाँ पे इन्फेक्ट होंगे, ख़राब होंगे। अगर आपकी गुफ्त मुदाफ़त अच्छी नहीं है या एरेटेड नहीं है, वो कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मल, मतलब कि नाक का रास्ता और साइंसेस का रास्ता अगर नहीं खुला हुआ, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है। जो बात है छाती की, या आपने फ़ैन की बात की है, जैसे दमा के लोग होते हैं, उनको छाती का मसला होता है, तो दे वांट के वो किसी ठंडी जगह पर ना जाएँ। ये उनका रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो ये फील करते हैं। होता यह है कि जब हम किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ होता है, ठंड के करीब होता है, तो जो हमारे लंग्स हैं और जो हमारी सांस की नालियाँ हैं, ये कंजेस्ट कर जाती हैं। सादे अल्फाज में इनमें से फ्लूइड निकलता है। ठीक है ना। जैसे निमोनिया भी, जिसकी वर्स्ट फॉर्म जो है वो निमोनिया है, तो लोग प्रेफर करते हैं, अगर आप पुराना जो तरीका इलाज देखें जो टीबी के लोगों के लिए किया जाता था, उन्हें कहा जाता था कि आप खुली हवा में रहें, धूप में रहें। ये भी एक तरीका था। पुराने टाइम में जो चेस्ट डिजीज का इलाज किया जाता था, उसमें उनको सन एक्सपोजर दिया जाता था, ताकि उनकी जो है वो गर्माइश रहे। और जो लंग्स हैं, बेसिकली लंग्स जो हैं, जो हमारी छातियाँ हैं, ये आप समझ लें गुब्बारे हैं इनके अंदर। ठीक है ना। और गुब्बारे हैं तो उनमें नमी भी है, वो नमी है तो वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है कि कोई भी बैक्टीरिया या चीज़ ऐसी ग्रो कर सकती है। सर, हमारे जो पुराने लोग थे उनमें ये चीज़ हमने बड़ी कॉमन देखी है कि वो थोड़े से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे जाके फिर कोई कूलेंट का या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। जब मौसम चेंज हो रहा होता था, फ़ौरन से हम तो फ़ैन ऑन कर लेते हैं, एसी चला लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो जब थोड़ा सा ज़्यादा चेंज होता था तब जाके चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो हमारी जनरेशन में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। हम तो फ़ौरन जैसे ही थोड़ी सी गर्मी लगती है हम उसको चेंज कर लेते हैं, फिर थोड़ी सर्दी लगती है तो हम कंबल पे वापस आ जाते हैं। तो ये इतनी इंस्टेंट जो चेंज है वो क्यों है? आदत है, हमने आदत बना ली है। अगर मैं बात करूं कि जब मेरे फादर, वो बताते हैं कि वो 8वीं क्लास में थे, 8वीं जमात में, जब उनके घर में पंखा या बल्ब लगा, तो वो पहली जो उनकी उम्र के जो हैं कोई 10-12 साल ऐसे थे ना कि जिसमें वो बगैर पंखों के रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे दादा का इसका मतलब है कि उन्होंने सारी उम्र नहीं ये चीज़ें एंजॉय की या उसमें नहीं, तो तब एक तो पोल्यूशन कम थी, वही बात, कंस्ट्रक्शन स्टाइल डिफरेंट था, हमें आदत हो गई है, हमने डिफरेंट कर लिया। अगर आप किसी पुरानी फिल्म मूवी में पुराने घर देखें जो कि मिट्टी के बने हुए थे, लोग उसमें भी रह रहे थे, लेकिन अब हमारे एक घर के या एक कमरे के अंदर जो हमारी हमने चीज़ें लगाई हैं, सीनरीज हैं या जो चीज़ें हैं, अब वो नॉर्म बन गई हैं, उसके डेकोर का हमने नाम दे दिया। बिल्कुल ऐसे। तो बेसिकली सादगी जो है ना, वही आपकी सक्सेस है, और इस्लाम भी इसी में सेहत है। इसी में सेहत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।